हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक। ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, आप कह लीजिए, या वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक कह लीजिए। अगर रे ऑप्टिक्स में इसको रखेंगे तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है उसमें आ जाएगा, और अगर इसको वेव ऑप्टिक्स में रखेंगे तो जो चैप्टर डिफ्रैक्शन है उसमें आ जाएगा। कुछ बुक्स में ये डिफ्रैक्शन में दिया गया है, कुछ बुक्स में ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दिया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है हिंदी में विभेदन क्षमता। विभेद माने होता है अंतर करना, तो अंतर करने की क्षमता, विभेदन क्षमता। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता क्या होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। उससे पहले हम लोग जानेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, यानी विभेदन सीमा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं जरा विभेदन सीमा क्या होती है। देखिए बच्चों, मान लीजिए अगर कोई दो ऑब्जेक्ट बहुत पास पास हैं, ठीक, तो एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस होती है या उनके बीच एक ऐसा मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होता है। मिनिमम डिस्टेंस यानी न्यूनतम उनके बीच की ऐसी एक न्यूनतम दूरी होती है कि अगर दूरी उससे कम कर दें हम तो फिर वो हमको दो नहीं बल्कि एक ही दिखाई देगा। ठीक, तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिससे दूरी कम कर देने पर वो हमें दो नहीं बल्कि एक ही दिखाई देगा। या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अब आपको वो अलग अलग नहीं दिखा पाएगा, वो दो ऑब्जेक्ट की जगह आपको एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जो मिनिमम लीनियर सेपरेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। और अगर सीधे आप आंख से देख रहे हैं तो वो आपके आंख की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी विभेदन सीमा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर दो लाइनें बनी हुई हैं। फिर इनको हम और पास पास ले आए और हम आपसे पूछें अब ये क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये दो लाइनें बनी हुई हैं। ठीक, लेकिन अगर आप थोड़ा दूर चले जाएं या हम इनके बीच की डिस्टेंस को और कम कर दें तो क्या होगा कि अब ये आपको दो नहीं दिखाई देंगी बल्कि ये अब आपको एक ही दिखाई दे रही होंगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस घटाते घटाते हमने इतनी कम कर दी कि ये अब आपको दो नहीं बल्कि एक ही दिखाई दे रही है। ठीक, तो बीच की डिस्टेंस जो है दो ना दिखाई दे करके अब आपको एक ही दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम डिस्टेंस घटाना चालू कर दें तो एक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जरूर आएगी जिससे डिस्टेंस कम कर देने पर फिर हम उसको एक ही देख पाएंगे। ठीक, जबकि अगर इसी को माइक्रोस्कोप से देखें तो माइक्रोस्कोप अभी भी इसको क्या करेगा, दो जो है वो आपको दिखाएगा। तो माइक्रोस्कोप अभी भी इसको आपको दो दिखाएगा, लेकिन ऐसे हम देख रहे हैं तो हमको एक दिखाई दे रही है। ठीक, तो वही आपसे कहा जाता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम लीनियर सेपरेशन। लीनियर सेपरेशन माने कितना कम से कम दूरी है इनके बीच की, मिनिमम लीनियर सेपरेशन, जिस पर कि आप इन्हें अलग अलग देख सके किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो जो मिनिमम लीनियर सेपरेशन होता है उससे हम लोग उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, विभेदन सीमा कहते हैं। वास्तव में ये बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन सही ढंग से देखा जाए तो जो विभेदन सीमा होती है वो लीनियर सेपरेशन नहीं बल्कि एंगुलर सेपरेशन होता है। इसीलिए हमने नोट्स में अपने लिखा हुआ है कि द मिनिमम लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन, मैंने दोनों लिख दिए, लेकिन एग्जैक्टली वो एंगुलर सेपरेशन होता है। अब ये एंगुलर सेपरेशन का मतलब क्या है जरा देखें आप यहां पर। मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक, 1 और 2, और आप क्या कर रहे हैं, आप इन्हें यहां कहीं से देख रहे हैं और इस समय ये आपको दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इनकी जो इमेज है आपकी रेटिना पर अलग अलग बन रही होगी। ठीक, इस समय इनके बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है, कोणीय अंतराल, यानी एक दूसरे से कितने कोण के अंतर पर है, वो ये है थीटा, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है इस समय d मान लेते हैं। और ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर कि आप इनको अलग अलग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, अगर दूरी इससे जरा सी भी कम कर दें, ठीक है, तो आप इनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे। समझ आई बात। तो अगर हम लीनियर सेपरेशन की बात करें, रेखीय दूरी की, तो इसका मतलब अगर ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर रखे ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग दिखाई देंगे तो हम कहेंगे डी क्या है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, विभेदन सीमा है। ठीक, लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट को इतने ही सेपरेशन पर थोड़ा और दूर कर दें तो देखिए इनके बीच का सेपरेशन तो उतना ही है, बीच का गैप d है, लेकिन अब ये इस ऑब्जर्वर को ये दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। तो अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा
दो ऑब्जेक्ट के बीच की वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिस पर कि हम उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। मान लीजिए ये सपोज दैट ये 1 मिलीमीटर है कि इस ऑब्जर्वर की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, जब हमने यहाँ 1 मिलीमीटर पे रखा 1 और 2 को, तो इसको अलग अलग देख पा रहे थे। 1 से जरा भी कम कर दें तो हम इनको अलग अलग नहीं देख पाते, तो हम ये कहेंगे इसकी विभेदन सीमा जो है वो 1 मिलीमीटर है। इसके अलावा 1 मिलीमीटर दूरी पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे दो, तो ये उनको अलग अलग देखेगा। तो थोड़ा दूर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, तो अभी भी रखे तो 1 मिलीमीटर पर है, पर अब आप देखोगे ये इनको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। आप खुद भी दो लाइनें पास पास खींचिए, उसको पास से देखेंगे दूर तो आपको दो दिखाई देंगी, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो एक ऐसी डिस्टेंस आ जाएगी जबकि आपको, जैसे ये दो लाइनें मैंने बोर्ड पे बनाई, घर में आप बना के देख लीजिए, पास पास ऐसे बनाइए, ऐसे पास पास बना लीजिएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं दो दिखाई दे रही हैं, ठीक। अब जब आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो एक ऐसी डिस्टेंस जरूर आएगी जबकि आप इनको दो नहीं एक देख पा रहे होंगे, ठीक। लेकिन क्या इनके बीच की डिस्टेंस कम हो गई? डिस्टेंस तो नहीं कम हो गई, डिस्टेंस तो उतनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो विभेदन सीमा होती है, बुक्स में लिखा जरूर रहता है दो वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तुएं अलग अलग देखी जा सके, पर वास्तव में न्यूनतम दूरी की जगह न्यूनतम कोणीय अंतराल होना चाहिए कि दो वस्तुओं के बीच की, हालांकि न्यूनतम दूरी भी लिखते हैं तो वो बुक्स में तो यही लिखा रहता है, लेकिन सही बात यह है कि दो वस्तुओं के बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, ठीक है, जिस पर रखे वस्तुएं जो है हम अलग अलग देखें। कोणीय अंतराल का मतलब कि उनके बीच बनने वाला मिनिमम एंगल, जैसे यहाँ पर जब ये रखी थी 1 और 2 तो ये थीटा एंगल बना रही थी और ये इसको अलग अलग देख रहा था, और अगर दो वस्तुओं को अब इससे और पास ले आते हैं तो आप जानते हैं एंगल थीटा से कम हो जाता है और फिर ये अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो वास्तव में जो इसकी विभेदन सीमा है वो ये डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये एंगल है, और हमें कहना चाहिए कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के लिए अगर थीटा से कम एंगल बनाएंगे इसकी आई पर, ठीक, तो ये उनको अलग अलग नहीं देख पाएगा। इसीलिए उनके बीच की डिस्टेंस तो उतनी थी, लेकिन जब हमने दूरी बढ़ा दी तो क्या हुआ? दूरी बढ़ाने पर इनके द्वारा आइस पर बनने वाला एंगल जो है वो थीटा से कम हो गया। तो वास्तव में जो विभेदन सीमा होती है, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होता है जिस पर रखे ऑब्जेक्ट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा अलग अलग देखे जा सके, वो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाती है। दो पास पास रखी वस्तुओं के बीच का वो कोणीय अंतराल, यानी कितने एंगल से डिफर हो, वो न्यूनतम कोणीय अंतराल जिस पर रखी वस्तुएं जो है वो किसी प्रकाशीय केंद्र द्वारा अलग अलग देखी जा सके, उस प्रकाशीय केंद्र की विभेदन सीमा कहलाती है, ठीक, या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाती है। बुक्स में हालांकि लीनियर सेपरेशन भी लिखा रहता है, पर हम इसको सही नहीं मानते। कायदे से बोलना यही चाहिए कि दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, यानी उनके बीच मिनिमम कम से कम कितना एंगल हो कि वो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा अलग अलग देखे जा सके, ठीक, वो मिनिमम जो एंगुलर सेपरेशन होता है वो कहलाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा। अगर ये विभेदन सीमा डिस्टेंस होती तो जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर रखे थे उतनी डिस्टेंस पर यहाँ भी 0.12, तो अगर विभेदन सीमा डिस्टेंस होती तो डिस्टेंस तो उतनी है, तो अगर यहाँ पर रखे होने पर वो अलग अलग दिखा रहा था तो यहाँ पर रखे होने पर भी अलग अलग दिखाना चाहिए। पर ये तो आप घर में करके देख सकते हैं, ऐसे दो लाइनें पास पास खींचिए और दूर होते जाइए, एक सर्टेन डिस्टेंस बाद आप इनको दो नहीं एक ही देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो एंगल होता है, दूर होने पर एंगल घटता जा रहा है, और जैसे जैसे, ठीक है, एंगल घटता जा रहा है फिर एक मिनिमम एंगल आएगा कि उससे एंगल और घट गया, तो फिर आप इनको दो नहीं बल्कि एक देख पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो परिभाषा में दोनों लिख देता हूँ क्योंकि बुक्स में डिस्टेंस भी लिखी रहती है, तो मैं लिख देता हूँ कि दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच की वो न्यूनतम दूरी अथवा उनके बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, एंगुलर सेपरेशन, जिस पर रखी वस्तुएं किसी प्रकाशीय केंद्र द्वारा अलग अलग देखी जा सके, वो उस प्रकाशीय केंद्र की विभेदन सीमा कहलाती है। और अगर आप कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर रहे, अपनी आंख से ही देख रहे हैं, तो वो मिनिमम एंगल जिससे कम होने पर आप उनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, वो आपकी आंख की विभेदन सीमा कहलाएगी। और आपकी आंख की जो विभेदन सीमा होती है, ठीक, थीटा से दिखाएगा इसको, तो ये 1 मिनट होती है, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 1/60 डिग्री, ये तो जानते होंगे ना आप, ठीक। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, यानी दो ऑब्जेक्ट अगर हमारी आंख पर 1 मिनट यानी 1/60 डिग्री से छोटा एंगल बनाएंगे, ठीक, तो फिर हम उनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, फिर वो हमें एक ही दिखाई देंगे। तो ये हमारी आंख की विभेदन सीमा होती है। समझ में आ गई बात? तो विभेदन सीमा क्या होती है समझ में आ गया होगा आपको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होती है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। द मिनिमम लीनियर डिस्टेंस और मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक, दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम लीनियर सेपरेशन या वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, ठीक है,
जिस पर रखे ऑब्जेक्ट किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेपरेटली देखे जा सके, अलग अलग देखे जा सके, तो उस मिनिमम एंगुलर सेपरेशन को जो है क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, विभेदन सीमा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसके बाद में बात आती है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता किसे कहते हैं। विभेदन क्षमता क्या होती है, नाम से ही पता लगता है, विभेद करने की क्षमता। तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो पास पास रखे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके दिखाने की जो एबिलिटी होती है, उसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू जस्ट रिजॉल्व the images of two nearby objects is called its resolving power. The ability of an optical instrument to just resolve the images of two nearby objects is called its resolving power. यानी किसी प्रकाशिक यंत्र में दो पास पास रखी वस्तुओं को अलग अलग करके दिखाने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। नाम से बताता हूँ, विभेद करने की क्षमता, अंतर करने की क्षमता। ठीक, अब मान लीजिए अगर वास्तव में जो विभेदन क्षमता होती है, ये विभेदन सीमा की रेसिप्रोकल होती है। ठीक, यानी रिजॉल्विंग पावर जो होती है, ये होती है 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को थीटा दिखाएं। मैंने बताया था बीच का मिनिमम एंगल जिस पर रखे ऑब्जेक्ट अलग अलग देखे जा सके, उसे हम लोग विभेदन सीमा कहते हैं। तो चलिए इसको हम थीटा से दिखा देते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होती है। यानी विभेदन सीमा जितनी कम होगी, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता उतनी अधिक होगी। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट जिनके बीच का जो एंगल है, ठीक, ये मान लेते हैं कि 2 मिनट होता है। ठीक, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, विभेदन सीमा जो है, वो 2 मिनट है। 2 मिनट का मतलब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर 2 मिनट या उससे ज़्यादा एंगल बनाएंगे, तब तो ये उनको अलग अलग दिखाएगा। लेकिन अगर इससे जरा भी कम एंगल हो गया तो ये उनको अलग अलग नहीं दिखा पाएगा। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा 2 मिनट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट उस पर 2 मिनट से कम का एंगल बना रहे हैं तो फिर वो अलग अलग नहीं दिखाई देंगे। वहीं एक दूसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी यही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो 0.5 मिनट है। 0.5 मिनट है। ये तो जानते हैं ना, मिनट एंगल से मेजर किया जाता है। ठीक है, एंगल को मिनट में भी मेजर करते हैं और 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है, पता होगा आपको। ठीक, तो इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है दूसरा, ये 0.5 मिनट तक रखे, मतलब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखे हो कि ये उस इंस्ट्रूमेंट पर 0.5 मिनट का एंगल बना रहे हैं तो ये उनको अलग अलग दिखाएगा। इससे कम बनाएंगे तो नहीं दिखाएगा। तो सोचिए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं और ये ऐसे रखें कि ये किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, जो कि एक निश्चित दूरी पर रखा जाए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए यहाँ रखा है, तो ये उस पर 1 मिनट का एंगल बनाते हैं। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट जो 1 है, ये क्या इनको अलग अलग दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 2 मिनट है। ये उन्हीं ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखा सकता है जो इस पर 2 मिनट का एंगल बनाए। उससे कम बनाएंगे तो नहीं दिखाएगा। लेकिन ये तो दिखाएगा क्योंकि ये तो 5 मिनट तक अलग अलग दिखा सकता है और यहाँ तो 1 मिनट का बन रहा है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज्यादा थी वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, इसको अलग अलग नहीं दिखा पा रहा, लेकिन जिसकी कम है वो इसको अलग अलग करके दिखा रहा है। इसका मतलब जिसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसकी विभेदन सीमा जितनी कम होगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी वो उतनी और पास पास रखी, विभेदन सीमा कम होने का मतलब क्या हुआ कि और पास पास आ जाए तब भी अलग अलग दिखा सकता है। तो अगर तब भी अलग अलग दिखा सकता है, इसका मतलब उसे विभेद करने की क्षमता जो है वो क्या है? अधिक है। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है विभेदन क्षमता, ये विभेदन सीमा की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। किसी प्रकाशिक यंत्र में दो निकटवर्ती वस्तुओं को अलग अलग करके दिखाने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग विभेदन क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू जस्ट रिजॉल्व माने ठीक अलग अलग करके दिखाए, जस्ट रिजॉल्व द इमेजेस ऑफ 2 नियर बाई पॉइंट्स इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर है। ये उसकी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। और रिजॉल्विंग पावर जो होती है विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है। बहुत सीधी बात, अगर डिस्टेंस में समझाएं हम आपको, तो मान लीजिए कि एक प्रकाशीय यंत्र जो है वो
उसकी विभेदन सीमा 5 मिलीमीटर है। वैसे तो डिस्टेंस में होती नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए, इसका मतलब कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट 5 मिलीमीटर से कम दूरी पर हैं तो ये उनको अलग अलग नहीं दिखाएगा। और दूसरे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी विभेदन सीमा 2 मिलीमीटर है, यानी ये 2 मिलीमीटर तक रखी वस्तुओं को अलग अलग दिखा पाएगा, उससे कम पर नहीं दिखा पाएगा। तो अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम 3 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर रख दें तो ये तो उनको अलग अलग नहीं दिखा पाएगा, ये जो 1 है, क्योंकि ये तो 5 तक रखी वस्तुओं को सेपरेट दिखा सकता है। लेकिन देखिए जिसकी विभेदन सीमा कम है, 2 है, वो इसको अभी भी अलग अलग दिखाएगा। तो हमने देखा जिसकी 5 है वो इसको अलग अलग नहीं दिखा पा रहा, जिसकी 2 इसको अलग अलग दिखा पा रहा है। यानी जिसकी विभेदन सीमा जितनी कम होती है, ये केवल 5 मिलीमीटर दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर सकता है, लेकिन ये 2 तक रखे ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर सकता है। यानी इसमें विभेद करने की क्षमता ज्यादा है। तो जिसकी विभेदन सीमा जितनी कम होती है उसकी विभेदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छे से समझ में आ गई बात आपको? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, यानी किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर तो आप जानते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है। ठीक, तो हमें पहले जानना चाहिए कि टेलीस्कोप की विभेदन सीमा क्या होती है। तो कहते हैं कि टेलीस्कोप आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की ओर होता है। तो अगर 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट, मान ली कोई 2 स्टार है, ठीक है, ऐसे, ठीक, तो कहते हैं कि 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, ये मान लीजिए टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक, और 2 स्टार है मान लीजिए ये जिनको हम देख रहे हैं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर वो जो मिनिमम एंगल बनाएंगे, ठीक, यानी इन दोनों स्टार के बीच का वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन जिस पर रखे होने पर ये इस टेलीस्कोप से अलग अलग देखे जा सके, यानी जब हम इस टेलीस्कोप से देखें तो ये हमको सेपरेटली दिखाई दे। तो इन स्टार्स के बीच का वो जो मिनिमम सेपरेशन एंगल होता है, एंगल ऑफ सेपरेशन, ठीक, वो कहलाता है इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी विभेदन सीमा। तो 2 निकटवर्ती वस्तुओं के बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, वो न्यूनतम कोणीय अंतराल जिस पर स्थित ये दोनों वस्तुएं इस दूरदर्शी द्वारा अलग अलग देखी जा सके, तो वो न्यूनतम जो कोणीय अंतराल होता है वो कहलाता है इसकी विभेदन सीमा। और मान लेते हैं ये एक टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, और जब इस टेलीस्कोप से हम ये 2 स्टार S1 S2 को देख रहे हैं तो इस समय इनके बीच ये जो एंगल बन रहा है ये वो मिनिमम एंगल है कि अगर एंगल इससे थोड़ा कम हो जाए तो ये स्टार अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो एंगल होता है यही कहलाता है विभेदन सीमा, यही एंगुलर सेपरेशन S1 S2 के बीच का यही कोणीय अंतराल, जबकि ये जस्ट रिजॉल्व हो इनकी इमेजेस, यानी इनके प्रतिबिंब अलग अलग बन रहे हो, ठीक अलग अलग बन रहे हो। ठीक का मतलब अगर जरा भी कम कर देंगे बीच का अंतराल तो फिर ये अलग अलग नहीं बनेंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं इसकी विभेदन सीमा। ठीक, और किसी टेलीस्कोप की ये जो विभेदन सीमा होती है, ये जो लाइट यूज हो रही है, यानी स्टार से जो लाइट आ रही है, इसकी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, तरंग दैर्ध्य के अनुपाती होती है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके अपर्चर का जो डायामीटर होता है, इसका द्वारक जो होता है, ये जो अपर्चर द्वारक, अविदर्शक लेंस का जो द्वारक है इसका जो व्यास होता है, ये डायामीटर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो किसी दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है, मैंने अभी बताया विभेदन सीमा क्या होती है, 2 पास पास रखी वस्तुओं के बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, जबकि ये इस टेलीस्कोप से अलग अलग देखी जा सके। तो हमने मान लिया वो थीटा एंगल है, अगर एंगल इससे कम हो जाए तो ये S1 S2 अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, तो ये थीटा इसकी विभेदन सीमा है। और ये जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, और अभिदर्शक लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके डायामीटर के, अभिदर्शक लेंस के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन डालने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो ये होती है दूरदर्शी की विभेदन सीमा, और ये एंगल इससे हमेशा रेडियन में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गई विभेदन सीमा। अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये है तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी? आप जानते हैं रिजॉल्विंग पावर जो होती है ये विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है, तो रिजॉल्विंग पावर 1/θ, और जब यहाँ रखेंगे 1/√2
1.22 लैम्डा अपॉन डी, तो ये डी ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो डी जो है ये ऊपर चला गया, तो ये किसी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर आ गई। किसी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है डी अपॉन 1.22 लैम्डा। यहाँ रिजॉल्विंग पावर लैम्डा पर डिपेंड तो करती है, पर लैम्डा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और वहाँ से जो भी मान ली कोई स्टार देख रहे हैं तो उस स्टार से जिस भी वेवलेंथ की लाइट चल रही है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो लैम्डा पर डिपेंड जरूर करती है, ठीक, लेकिन लैम्डा पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कंट्रोल होता है डी पर। इसीलिए टेलीस्कोप में याद होगा आपको, रचना इसकी याद होगी कि दूरदर्शी का जो अभिदर्शक होता है वो बड़े द्वारक का लेते हैं। टेलीस्कोप का जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है ये याद होगा आपको, हम लोग बड़ा लेते हैं। तो ये डी ज़्यादा होने से क्या होगा, इसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, और रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाने से क्या होगा, इसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो ये जिसको भी आप देख रहे हैं उसके और उसके भीतर, ठीक, पास पास रखी वस्तुओं को भी ये अलग अलग करके दिखाएगा। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेलीस्कोप में हम लोग लार्ज अपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव क्यों यूज करते हैं, बड़े द्वारक का अभिदर्शक क्यों यूज करते हैं, तो बड़े द्वारक का अभिदर्शक यूज करने से रिजॉल्विंग पावर यानी उसकी विवेदन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक, जिससे वो पास पास जो वस्तुएं होती हैं उनको भी अलग अलग करके दिखाता है। लेकिन इसमें एक और भी फायदा है, और वो ये है कि अगर अपर्चर ज़्यादा बड़ा होगा, सोचिए इतना बड़ा अपर्चर है तो ये जितनी रेस कलेक्ट करता है, अगर ज़्यादा बड़ा अपर्चर होगा तो ज़्यादा रेस कलेक्ट करेगा। और मैंने बताया था कोई लेंस जितनी ज़्यादा रेस को कलेक्ट करके इमेज फॉर्म करता है वो इमेज उतनी ज़्यादा ब्राइट बनती है। तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता भी बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े द्वारक का अभिदर्शक अधिकाधिक किरणों को संचित करता है। छोटे लेंस पर जितनी रेस पड़ेंगी बड़े पर ज़्यादा पड़ेंगी, ठीक। तो लार्ज अपर्चर वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये अधिकाधिक किरणों को संचित करता है, जिससे बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाती है, इमेज ज़्यादा ब्राइट जो है वो हमको दिखाई देती है। तो दो रीज़न है लार्ज अपर्चर का ऑब्जेक्टिव यूज़ करने के, पहला रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, दूसरा इमेज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, आप कह सकते हो उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? सबके समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि माइक्रोस्कोप जो होता है यानी सूक्ष्मदर्शी, उसकी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, किसी सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता क्या होती है। तो विवेदन क्षमता से पहले हम लोग को विवेदन सीमा जाननी होती है, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की डेफिनेशन सभी के लिए वही है कि द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑब्जेक्ट फॉर विच द इमेजेस ऑफ these objects can be separately seen is called limit of resolution। यानी दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, कम से कम कितना एंगल उनके बीच हो कि उनकी जो इमेज है वो किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, आप जानते हैं जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो उसकी इमेज ही हमें दिखाई देती है, या इमेज ना बोलना चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच का वो न्यूनतम कोणीय अंतराल, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, जिस पर होने पर हम उसे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेपरेटली देख सके यानी अलग अलग देख सके, वो उसकी विवेदन सीमा कहलाता है, ठीक। और माइक्रोस्कोप की जो विवेदन सीमा होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थीटा, ये भी जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ, जैसे माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है और नीचे एक ये छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से चले जो रेस इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ेंगी, उन रेस की जो वेवलेंथ है यानी इमेज बनाने के लिए कौन सी लाइट यूज हो रही है, उसकी वेवलेंथ जो होती है उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। और साथ ही साथ जो कोन एंगल बनता है, कोन एंगल, ठीक, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बनने वाला जो कोन एंगल है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कोन एंगल क्या चीज होती है, इस ऑब्जेक्ट से ढेर सारी रेज ऐसे चल रही होंगी इस तरीके से, यूं, जो इस ऑब्जेक्टिव में इंटर कर रही होंगी, ठीक है। वो सबसे लास्ट रेज जिन्हें हम लोग सीमांत किरणें कहते हैं, जो बिल्कुल लेंस के कोने पर जाकर पड़ती हैं, ये और ये मार्जिनल रेज, ये जो बिल्कुल यानी इसके इधर वाली रे लेंस से बाहर निकल जाएंगी, तो ये जो रे होती हैं, ये जो कोन बनाती हैं, ये ऐसे,
यही पूरा जो है ये कहलाता है कोन एंगल। अब इनमें से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है तो दूसरा भी अल्फा बनाएगी, तो कोन एंगल पूरा हो गया 2 अल्फा। तो किसी माइक्रोस्कोप की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी विभेदन सीमा होती है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपाती, जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल और इस कोन एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन 2 अल्फा लिख दिया। अगर ये अल्फा बहुत छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल है, जो कि छोटा होता है क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो स्मॉल अपर्चर का होता है, वो बड़ा नहीं होता है, छोटे अपर्चर का होता है। तो ये जो रे होती है मार्जिनल रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत कम एंगल बनाती है। ठीक, तो चूंकि अल्फा बहुत कम होता है तो आप जानते हैं अल्फा बहुत कम है तो उसकी जगह साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो 1.22 अपॉन 2 साइन अल्फा, ये होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी? रिजॉल्विंग पावर आप जानते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की रेसिप्रोकल होती है विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की व्युत्क्रम। तो 1 अपॉन थीटा की जगह लिखेंगे 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। तो 2 साइन अल्फा जो है वो ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाती है इसकी रिजॉल्विंग पावर। तो किसी माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो होती है 2 साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा, जहां लैम्डा उस लाइट की वेवलेंथ है जो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लेंस में इंटर कर रही है। क्लियर है यहाँ पर कि रिजॉल्विंग पावर अगर बढ़ानी है तो जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ को हम लोग क्या कर दें, कम कर दें। और वेवलेंथ घटाने के लिए जो सबसे आसान टेक्निक हम लोग यूज करते हैं वो ये कि यहाँ पर माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में कुछ विशेष तरह के ऑयल आते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 1.52 तक जाता है, उसको भर देते हैं। इससे क्या होगा, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रे चलेंगी, मान लो उसकी एयर में वेवलेंथ लैम्डा थी, एयर में वेवलेंथ लैम्डा थी तो लिक्विड में तो कम हो जाएगी। अभी मैंने आपको वेव में पढ़ाया था कि जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो पहले मीडियम में अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 है तो दूसरे में लैम्डा 2 बराबर होता है लैम्डा 1 अपॉन 1n2, जहाँ 1n2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लें इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे की जो वेवलेंथ थी एयर में वो लैम्डा थी, तो अब ये रे इस ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अवदर्शक लेंस में पड़ेगी, इस लिक्विड से होकर जाएगी और लिक्विड से जाने पर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो नई वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा डैश करें तो लैम्डा डैश इक्वल टू एयर में वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा अपॉन एयर के रिस्पेक्ट में इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लें कि वायु के सापेक्ष इस द्रव का अपवर्तनांक म्यू है तो लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपान म्यू हो जाएगा। यानी अब जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा नहीं रह गई, लैम्डा अपान म्यू हो गई। तो अब इस माइक्रोस्कोप की जो विभेदन सीमा है, यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा अपान म्यू रखोगे तो यह आ जाएगा थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। अब ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी विभेदन सीमा, और इसकी जो विभेदन क्षमता है 1 अपॉन थीटा रखेंगे और थीटा की वैल्यू रखेंगे 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा। तो अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एयर है, आप यही फॉर्मूला याद कर सकते हैं क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे। अगर एयर है तो 2 साइन अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा, एयर नहीं कोई दूसरा लिक्विड है तो यहाँ म्यू आ जाएगा। ऐसा करने से मैंने बताया कि वेवलेंथ घट जाती है, वेवलेंथ घट जाती है तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो किसी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है ये भी हम लोगों ने जान लिया, सबकी समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। देखिए, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है इसमें इमेज जो होती है वो लाइट वेव से बनती है। लाइट वेव की वेवलेंथ आप जानते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से रफली 7000 एंगस्ट्रॉम तक माने, अगर 4000 से 7000, एवरेज वेवलेंथ चलिए मान लेते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसके लिए जो लाइट यूज होती है उसकी वेवलेंथ आप मान सकते हैं लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम से बनती है। शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, फिजिक्स में भी कुछ दिन बाद पढ़ेंगे कि डी ब्रॉगली की एक हाइपोथेसिस है कि जो कोई पार्टिकल मूव करता है तो एक मूविंग पार्टिकल जो होता है ये एक वेव की तरह बिहेव करता है,
और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए, कुछ दिन बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो डी ब्रॉगली ने बताया कि एक मूविंग पार्टिकल जो होता है ये हमेशा एक मूविंग पार्टिकल हमेशा एक वेव की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। इस वेव को हम लोग मैटर वेव कहते हैं, द्रव्य तरंगे, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से, यानी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम में जो फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम लोग फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन का यूज़ कर रहे हैं तेजी से चलने वाले, तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन बीम से बनती है जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो वेवलेंथ यूज होती है उससे 1/5000 टाइम्स, इसका 1/5000वां भाग ही तो है, 1/5000 टाइम्स वेवलेंथ घट गई यहाँ। और अभी बताया था कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की, ये वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ जो रेज यूज हो रही हैं उनकी वेवलेंथ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होने वाली वेवलेंथ से क्या है, 1/5000 टाइम्स है। तो जब यहाँ लैम्डा 1/5000 हो गया तो 5000 ऊपर चला जाएगा ना। तरंग दैर्घ्य घट गई, कितना, थोड़ा बहुत नहीं घट गई, 1/5000 टाइम हो गई, तो इससे जो रिजॉल्विंग पावर है वो 5000 टाइम हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं इसकी विभेदन क्षमता प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से लगभग 5000 गुना अधिक होती है, 2-3 गुना अधिक नहीं होती, 5000 गुना अधिक होती है। तो इससे जब हम किसी सेल्स वगैरह को देखते हैं तो उसके जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बिल्कुल अलग अलग करके स्पष्ट रूप से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग वहीं होता है जहां बहुत सूक्ष्म संरचनाओं की आंतरिक संरचनाओं को, इंटरनल कंस्ट्रक्शन को अलग अलग करके देखना होता है, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से लगभग 5000 गुना अधिक होती है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक, तो ये आपका एक टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बाकी था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको आप लोग अपने नोट्स से तैयार कर लीजिए। तो ये आपका चैप्टर जो है, ठीक, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है। ठीक, इसको तैयार करिए, फिर हम लोग कोई नया वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।